हे गाइस, वेलकम टू रिसर्च पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की है। तो यहाँ पे आप लोग सेकंड लेसन देख सकते हो। फर्स्ट हमारी एक लेसन आ चुकी है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे आईपीसीसी की रिपोर्ट को और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस किए थे। आज थर्ड यहाँ पे फोर्थ टॉपिक पे आते हैं जो कि है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अगेन ये देखिए कि ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ की गई है। तो अगेन यहाँ पे न्यू ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग कहेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। तो इसके बारे में कुछ बेसिक देख लेते हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम लोग स्टैटिक्स देखते जा रहे हैं क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से इन्वायरमेंट सेक्शन से बनता ही है। तो ये देखिए कि WMO है क्या। जैसा कि नाम में ही प्रतीत हो रहा है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इट मीन्स कि जो वेदर है, क्लाइमेट है, उससे रिलेटेड ये काम करती है। एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि यहाँ पे आपका WMO के कन्वेंशन के रेटिफिकेशन के साथ इसको 1950 में लाया गया है। यहाँ पे क्या है कि आपका इंटरनेशनल जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसी से ये ओरिजिनेट हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे डेडिकेट करना, जो भी स्टेट के बीच में है, यानी कि जितने भी नेशंस है वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें और यहाँ पे कोऑपरेट करें, और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है उसके बिहेवियर को लेकर, साथ ही इसका इंटरेक्शन हम लोग लैंड और ओशन के साथ भी देखते हैं, और अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे क्लाइमेट और वेदर में देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम लोग देखें, इसके हेडक्वार्टर एज इट इज़ जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके मेंबर 193 मेंबर स्टेट और टेरिटरीज़ हैं। क्या हम लोग इसके मेंबर है WMO के? तो येस, हम लोग इसके मेंबर हैं। आप लोग प्रीवियस लेसन जाके रिवाइज़ कीजिए और ये बताइए कि प्रीवियस लेसन में कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था और कौन सी वैसी दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया पार्ट है। उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया पार्ट है कि नहीं। अदर की इन्फॉर्मेशन के बारे में समझे तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की 6 जो मेंबर है, 6 जो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एजेंसी बॉडी है उसके बारे में आपको बतानी है। ये अनदर क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि इस बार क्या हाईलाइट्स है। इस बार बताया जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है वो यहाँ पे 413 पार्ट्स पर मिलियन रीच हो चुकी है 2020 में, और 149% हो गया हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अगर कंपेयर करें तो 149% हो चुका है। तो आप ये देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन जो है वो बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहीं अगर मीथेन की बात करें CH4 की तो 262% है। वहीं नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो 123% है, जो कि बहुत हद से ज़्यादा ये आपका इंक्रीज़ हो चुका है। अगर 1990 से 2020 के बीच में देखें तो रेडिएटिव जो फोर्सिंग है, यानी कि जिस तरीके से हमारे क्लाइमेट जो है गर्म होते जा रही है और उसका जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो ये लॉन्ग लिव्ड जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये इंक्रीज़ होते जा रही है। आप देखो कि ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, मीथेन है, आपका ओजोन है, उसके अलावा आपका जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये सब की जो इमिशन है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी लंबे समय तक रहती है, कई वर्षों वर्षों तक ये रह जाती है। लेकिन उसका इम्पैक्ट आप लोग देख रहे हो कि हम लोग आज भी झेल रहे हैं और आगे आने वाले सालों में और भी ज़्यादा इंटेंस होगा। उसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे जो नंबर है, जो कि यहाँ पे आपका WMO के ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच नेटवर्क है, वो भी यहाँ पे नंबर बेस्ड जो है आपका मॉनिटरिंग होते रहती है। तो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स जो कि इस तरीके के जो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन है, ये बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस की जो मात्रा है वो यहाँ पे बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे ग्लोबल मीथेन असेसमेंट भी देख लेते हैं। मीथेन जो कि लंबे अरसे तक हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। तो ग्लोबल मीथेन असेसमेंट की बात करें जिसमें कि बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन इमिशन की बात की जा रही है, तो इसको अगेन पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP है। साथ में यहाँ पे आपका क्लाइमेट और क्लीन एयर जो कोalition है इसके साथ इसको एसोसिएट करके यहाँ पे आपका लाया गया है। तो एक न्यू बॉडी के बारे में अब आपको पता चल रहा है, ये है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition। तो इस कोalition के बारे में समझते हैं। 2012 में जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मैक्सिको, स्वीडन और US के, साथ ही यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के, वो एक साथ आए और एक एफर्ट्स को यहाँ पे लेकर आए जिसमें कि जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, यानी कि जो छोटे समय तक जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे प्रदूषित जो यहाँ पे आपके जो इमिशन हो रहे हैं उसको अर्जेंट तरीके से यहाँ पे ध्यान में रखकर उनके लिए एक एफर्ट्स लेकर आना है। और जो भी चैलेंजिंग है कि कैसे हम लोग अपने क्लाइमेट को और क्लीन एयर यहाँ पे रख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रही है तो उसके इम्पैक्ट को कम करना है। क्लीन एयर कोalition है, यानी कि हमारी जो एयर पॉल्यूशन बढ़ते जा रही है उसको क्लीन एयर में कन्वर्ट करना है। ये जो कोalition सेक्रेटेरिएट है ये होस्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ये बातें याद रखनी है। आप देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे कि नाम में पता है आपको, क्लाइमेट और क्लीन एयर, तो यहाँ पे क्या है कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाता है, साथ ही हमारे क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है। जिस तरीके से आप देखो कि शॉर्ट लिव्ड जो क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, जैसे आप लोग बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स देख सकते हो, तो वो छोटे समय के लिए मतलब कि
शॉर्ट टाइम के लिए वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, तो उसको कम से कम जो है, क्योंकि लंबे समय तक जो रहते हैं उसको कम करना, इमिशन को कट डाउन करना थोड़ा टाइम लगेगा, बट शॉर्ट टाइम के लिए जो इमिशन होती है और शॉर्ट टाइम जो हमारे पॉल्यूटेंट्स है उसको कट करना आसान है, तो उस पर फोकस करने की बात की जाती है। इंडिया भी इसका मेंबर स्टेट है, दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देख रहे हैं लास्ट लेसन से अब तक का, तो उसमें सब में हमारा इंडिया जो है वो मेंबर है। इसके साथ क्या होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि कोalition है, ठीक है, तो गठबंधन है यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि वॉलेंट्री पार्टनरशिप है, यानी कि जो भी यहाँ पे देश के सरकार को लगता है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है, या फिर बिजनेस है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इनमें से किसी को भी लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाना चाहिए तो आकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वॉलेंट्री यहाँ पे आप देख सकते हो। की फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट की, तो अगेन यहाँ पे मीथेन से रिलेटेड बताया जा रहा है कि जो मीथेन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ चुकी है। मीथेन की जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है वो आप देख सकते हो कि डबल हो चुका है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से। साथ ही अगर हम लोग देखें तो सेकंड ओनली ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। जैसे कि हमारे क्लाइमेट चेंज आज की डेट में हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो चुका है। पहले के टाइम पे हम लोग समर सीजन में कहते थे कि लू चलती है, बट आज की डेट में हम लोग हीट वेव से इसको जोड़ रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि हीट वेव्स कहने का मतलब है कि 5 to 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज़ हो जाना फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर, जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का होता है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए ड्राइविंग फोर्सेस जो है, ड्राइविंग गैसेस जो है, वो पॉल्यूटेंट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद आपको मीथेन ही देखने को मिलेगा। अगर मीथेन की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि लास्ट ईयर से ये आपका जो है एटमॉस्फेयर में भरा पड़ा है। इवन दो अगर CO2 लेवल की बात करें तो ये थोड़ा सा कम हुआ था पैंडेमिक के टाइम में, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में आपको पता है कि क्या हुआ था कि कंप्लीट लॉकडाउन हो गई, तो इंडस्ट्रियल बंद हो गए और ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, सारे लोग जो है घर पे बैठ गए, तो यहाँ पे इमिशन कम हो पा रहा था, क्योंकि लोग जो है सड़कों पे ना अपनी व्हीकल इस्तेमाल कर रहे थे, ना ही यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल हो रहा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन कम हुई, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो थोड़ा ड्रॉप हुआ है पैंडेमिक के टाइम में। लेकिन अगर हम लोग देखें एंथ्रोपोजेनिक इमिशन, तो ये कम हुआ है। इट मीन्स कि हम जैसे ह्यूमन बींग्स के कारण जिस तरीके का काम किया जाता है और उससे जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रही है, उसे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक इमिशन कह रहे हैं। तो यहाँ पे कमी देखने को मिली है। एंथ्रोपोजेनिक इमिशन जो है इसकी रिडक्शन जो है 45% तक ये देखने को मिल रहा है, जो कि 0.3 डिग्री सेल्सियस तक है ये 2045 तक। तो 2045 तक ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से डिक्रीज़ होते रहेगा, यानी कि हमारे द्वारा जो इमिशन किया जाता है उस पर अगर हम लोग फोकस कर ले, तो बहुत हद तक जो है 0.3 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि 0.3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ने की आशंका है, लेकिन ये डाउन हो सकता है। वेरिंग मिटिगेटिंग पोटेंशियल है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है, बट आप देखो कि हर एक देश में अलग तरीके से पोटेंशियल है। हर एक जो गवर्नमेंट है, इंटर गवर्नमेंटल है, इन सब में सिविल सोसाइटी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सब की अपनी पोटेंशियल डिफरेंट है। तो ये कंट्रीज़, रीजन, इसके बीच में आप देखो कि जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है, तो हम लोग एक जैसा जो है किसी भी कंट्रीज़ के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो चाइना का जो मिटिगेशन पोटेंशियल है वो काफ़ी बेस्ट रहा है, यानी कि यहाँ पे कोल प्रोडक्शन में काफ़ी बेस्ट रहा है, बहुत अच्छे तरीके से जो है कोल प्रोडक्शन में, क्योंकि कोल प्रोडक्शन में आप देखो बहुत ज़्यादा इमिशन होता है और कोल प्रोडक्शन के कारण भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं। बट हम इंडिया मजबूर है, क्योंकि हम लोग जो है कोल की प्रोडक्शन भी उतनी ही करते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं। तो कोल की प्रोडक्शन जितनी हमारे देश में होती है उतना हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं। अब आप पूछो कि ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ कोल की प्रोडक्शन जो है, कोयले की प्रोडक्शन अच्छी खासी होती है, लेकिन हमारे यहाँ की जो कोयले की क्वालिटी है ना वो बहुत कम है, ठीक है। तो एंथ्रासाइट की क्वालिटी होती है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पिटकोक है। तो हमारे यहाँ पिटकोक अधिकतर पाया जाता है, जिसमें कि हमारा पॉल्यूशन और इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग जो है बाहर के देशों से इसको इम्पोर्ट कराते हैं। तो अगर हम लोग कोयले की बात करें तो कोयले का जिस तरीके से इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कम किए है और जिस तरीके से इससे इमिशन होता है उसको बैलेंस करके हम लोग नहीं, यहाँ पे चाइना है उस तरीके से चल रहा है, तो उससे हम लोग को भी देखना होगा, उससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग भी यहाँ पे वेस्ट सेक्टर में बहुत अच्छा खासा काम किए हैं। वेस्ट सेक्टर आप लोग देख सकते हो कि हम लोग गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करने का, सेग्रीगेट करने की बात की गई है। साथ ही हम लोग प्लास्टिक पॉल्यूशन पे भी बहुत हद तक ध्यान देते हैं। तो जितना भी वेस्ट सेक्टर है, जैसे कि अभी आप देखो कि ई वेस्ट प्रोडक्शन, ई वेस्ट की भी बात की जाती है, जो कि आज की डेट में जितने भी आप लोग मोबाइल, टैब्स, लैपटॉप ये सब यूज़ कर रहे हो, कल के डेट में ये एक इलेक्ट्रॉनिक कचरे जो है उस तरीके से ही पैदा होगा, तो उस पर भी यहाँ पे सरकार काम कर रही है। साथ ही फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि लो कॉस्ट मीथेन जो है वो कट करें।
तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यही है कि लो कॉस्ट मीथेन कट करने के लिए। तो ये रिकमेंडेशन आपका कुछ दिया गया है कि कैसे मीथेन इमिशन को हम लोग कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे कि बिहेवियर जो चेंज मेजर्स है उनको देखना होगा। इट मीन्स कि आप देखो कि एग्रीकल्चर से भी जो सबसे ज़्यादा मीथेन की जो इमिशन होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है। मोर देन 90% मैं कह सकती हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर से इमिशन होती है, तो उसे हम लोग कट करना होगा। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर में अगर आप देखो कि फसलों में कमी आएगी तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन कम होगा, ऑब्वियस है कि मार्केट तक जो है प्रोडक्ट कम पहुँचेंगे, फिर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, फिर आम जनता जो है उसको अवेल नहीं कर पाएंगे, तो भूखमरी का शिकार होगा, मल न्यूट्रिशन की शिकार होगी, गरीबी की शिकार होगी। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है बैक टू बैक हर किसी से इंटरडिपेंडेंट है। तो इसलिए सबसे पहले जो है हमें बिहेवियर चेंज पे फोकस करना होगा। जो फूड वेस्ट हो रहा है, आप लोग देखो कि पार्टी शादियों में जाते हो, खूब खाने जो है बर्बाद करते हो। क्यों खाने बर्बाद करना? जितना खाना है उतने ही आप लोग लो। पार्टी शादियों में फ्री का तो मिल नहीं रहा, आप लोग कुछ गिफ्ट्स भी लेते जाते होंगे। तो ये चीज़ें समझिए ना कि गिफ्ट्स वगैरह भी छोड़िए, आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अन्न का बर्बाद ना करें। तो इसलिए जितना पार्टी शादियों या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो जितना खाना है उसी हिसाब से लो, अदरवाइज़ जो है भोजन का यहाँ पे वेस्टेज नहीं होना चाहिए। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट जो है उसको हम लोग को इम्प्रूव करना चाहिए। साथ ही हम लोग को हेल्दी डाइट अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। आप लोग देखो कि जो मीट और डेयरी कंटेंट है उसको लोअर करो और वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाओ, यानी कि ग्रीन लेफी वेजिटेरियंस जो है वेजिटेबल्स जो है उसको ज़्यादा खाना चाहिए। साथ ही दूसरे मेजर्स को भी अडॉप्ट करने के लिए कहा गया है कि हमारी ट्रीटमेंट वगैरह जो भी सॉलिड वेस्ट का है, जो सूखे कचरे है उसकी ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करना। साथ ही यहाँ पे डिस्पोजल को भी बेटर तरीके से करना, जो सॉलिड कचरे है उसकी डिस्पोजल भी बेटर तरीके से होनी चाहिए। ट्रांजिशन करना रिन्यूएबल एनर्जी में। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि हम लोग नेचुरल जो चीज़ें हैं उससे हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे सनलाइट से आप देखो कि हम लोग यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी निकाल रहे हैं, सोलर एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं। और हवा चल रही है, विंड चल रही है तो उससे विंड एनर्जी है। पानी है, रिवर है, उसमें हम लोग वो जो है वाटर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से आप देखो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें। और हमारा टारगेट भी है कि 2025 तक भी हमारा टारगेट है कि अचीव करना, फिर 2040 तक भी यहाँ पे टाइम है। तो ट्रांजिशन करना यानी कि जो यहाँ पे हम लोग एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से कर रहे हैं। एक साथ ही यहाँ पे ग्लोबल टैक्स लगाने की बात की गई है मीथेन इमिशन में। इससे पहले आप देखो कि कार्बन टैक्स लगाई जा रही थी उन सारे देशों में जो कि कार्बन इमिशन हद से ज़्यादा करते, एक थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा जो है कार्बन इमिशन करते, तो उनके ऊपर जो है एक यहाँ पे आपको टैक्स लगाने की बात की गई थी। तो सेम थिंग हैपेंड विद मीथेन गैस। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीथेन इमिशन भी जिस तरीके से बढ़ रहा है उस हिसाब से उस पर जो है ग्लोबल टैक्स लगाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पे ग्लोबल मीन मीथेन अमाउंट आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे बढ़ा है। तो ये एक अगेन इशू है यहाँ पे, ठीक है। तो मीथेन से रिलेटेड यहाँ पे बात है। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव लाया गया है। इंडिया रिसेंटली आप देखो कि ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव को चेयर किया है इस लीडरशिप मीटिंग में। और ये जो हमारा ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है एक वॉलंटरी गवर्नमेंट है, इनफॉर्मल इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, जो कि यहाँ पे हमारी जो ग्लोबल रिडक्शन है यानी कि हम जैसे लोगों के द्वारा काम करने से जो इमिशन होता है वो भी मीथेन इमिशन। आप देखो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मीथेन इमिशन होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है। पूरी की पूरी खेती में आप देखो कि यहाँ पे मीथेन की इमिशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारे द्वारा किया जा रहा ये इस तरीके का एंथ्रोपोजेनिक इमिशन है जिसे कम करना ज़रूरी है। 2004 में इसको क्रिएट किया गया था और आज के डेट में मेंबर कंट्री जो है वो 45 है, ठीक है। अब मीथेन के बारे में कुछ बेसिक समझते हैं। एंड यस, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव क्योंकि हमारे द्वारा चेयर किया गया था तो ऑब्वियस है कि हम लोग इस इनिशिएटिव के मेंबर हैं। मीथेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीथेन देखिए शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है। इट मीन्स कि ये एटमॉस्फेयर में बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। ये आप देख लो कि रफली कितना, तो 1 डिकेड, क्योंकि कई सदियों तक बहुत सारे जो लॉन्ग लिव्ड यहाँ पे क्लाइमेट पॉल्यूटेंट कहने का मतलब है कि काफ़ी सदियों तक वो एटमॉस्फेयर में वो रहते ही है। तो आप समझ सकते हो कि एक बार जो इमिशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, हमें उसका कोई वैल्यू समझ में नहीं आता, बट वो कई सदियों तक हम लोग जो है अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हुए जा रहे हैं। बट ये समझते हैं कि सोर्सेज क्या है मीथेन की इमिशन का। फर्स्ट तो नेचुरली है, तो नेचुरल तरीके से आप देखो कि जितने वेटलैंड्स होते हैं उससे इमिशन होती ही है मीथेन की। साथ ही जो इनलैंड वाटर्स है उससे होती है, जोलॉजिकल ओशंस है, टर्माइट्स है, वाइल्ड एनिमल है, परमाफ्रॉस्ट है और वेजिटेशन है। तो आपको पता है कि मीथेन की सबसे ज़्यादा जो इमिशन होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है और उसमें भी जो राइस प्रोडक्शन किए जाते हैं, जो राइस की फसलें होती है उससे बहुत ज़्यादा इमिशन होता है। और परमाफ्रॉस्ट जिसमें कि आप देखते हो कि 2 साल 3 साल तक जो एरिया पूरी तरीके से फ्रोज़न है उसको हम लोग जो है परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी इमिशन बहुत ज़्यादा होती है। एंथ्रोपोजेनिक भी समझते हैं, हम जैसे लोग हैं जो हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे मीथेन की इमिशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसमें से फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन है
और इसका यूज़ भी है। साथ ही एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ये हमारा जो है एंथ्रोपोजेनिक में आएगा क्योंकि हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। जब हमें पता है कि राइस की खेती से इतना ज़्यादा इमिशन होता है तो फिर हम लोग को उस पर कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव लेकर आना चाहिए, लेकिन नहीं, हम लोग सुधरने वाले हैं नहीं। साथ ही हमारे यहाँ कचरा, आपको पता है कि कई सारे लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं होती है कि लिक्विड वेस्ट और जो सॉलिड वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके रखना है, या फिर जो वेस्ट डिस्पोजल है वो सही तरीके से होता नहीं है। आप लोग भी अपने आसपास के जो मोहल्ले है उसमें आप लोग फील करते होंगे कि लोग जो है अपने घर के कचरे को एकदम डायरेक्टली रोड साइड ही डंप कर देते हैं। वो जो हमारा जो आप देखते हो म्यूनिसिपल की जो गाड़ियाँ आती है सुबह सुबह, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, उसमें भी लोग इतना कष्ट नहीं करते हैं कि उनको मॉर्निंग में जाकर कचरे दे दें, नहीं, वो डायरेक्टली डंप करना ईजी समझते हैं जो अपने नियर बाय रोड में होता है। तो देखिए उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रही है। आप जहाँ रह रहे हो उसी जगह को आप गंदे कर रहे हो। मुझे ये सेंस ही नहीं समझ में आता है कि आखिर ऐसा कर कैसे लेते हैं लोग। तो यही चीज़ें हैं कि हमारे अपने, अगर हम लोग अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट को सही रखेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा पूरा जो पृथ्वी है वो हेल्दी रहेगा। तो यही चीज़ें हैं कि हमारे द्वारा किया जा रहा है कुछ ऐसा काम जिसके कारण जो है मीथेन इमिशन हो रही है। मीथेन आप देखो कि ग्राउंड लेवल जो ओजोन है ना, इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओजोन आप जानते हो O3 होती है, ठीक है, एक डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट है जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैस में भी इंक्लूड है। ओजोन आप देखो कि एंथ्रोपोजेनिक मीथेन इमिशन करता है। ओजोन को यहाँ पे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक की यहाँ पे कैटेगरी में रखेंगे, जिससे जो है 500,000 प्री मैच्योर डेथ होती है। इट मीन्स कि लोगों की अभी एज भी नहीं हुई है, अपनी टाइम भी नहीं हुई है, उससे पहले जो है लोग जो है इस तरीके के इमिशन के कारण, इतने ग्रीन हाउस गैसेज, इतने जो पोल्यूशन है उसके कारण जो है लोगों की जान जा रही है। मीथेन शॉर्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम में, कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है कि क्विकली हम लोग एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशंस जो है उसको हम लोग कम करें, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखो कि क्लाइमेट जो फोर्सिंग है उसको भी हम लोग कम करें। क्लाइमेट फोर्सिंग में आप देख सकते हो कि एक इम्बैलेंस है, यानी कि टॉप ऑफ द अर्थ के एटमॉस्फेयर में आप देखो कि रेडिएशन जो है उसमें इम्बैलेंस हो रहा है। ओजोन पॉल्यूशन आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये रही कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट मीथेन। अब समझते हैं शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट में क्या क्या है। देखिए शॉर्ट लिव्ड यानी कि छोटे समय तक ये पॉल्यूशन जो है फैलाते हैं, ऐसे ही आपके गैसेस हैं, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल होते हैं। इट मीन्स कि छोटे समय तक रहेंगे लेकिन इतना ज़्यादा हार्म करके चले जाएंगे, इतना ज़्यादा डैमेज करके चले जाएंगे इन्वायरमेंट का कि हमें कई सदियाँ लग जाएगी उसको फिर से रिकवर करने में, ठीक है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जितने सालों तक, जितने सदियों तक रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे कम रहते हैं यहाँ पे जो शॉर्ट लिव्ड यहाँ पे क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है। सर्टेन शॉर्ट लिव्ड अगर क्लाइमेट पॉल्यूटेंट की बात करें तो ये काफ़ी डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। और कुछ लोगों के लिए जिनको मान लीजिए कि रिस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। हार्ट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ जाती है। तो हमारी जो हवा है, जो आप समझते हो कि जब आप सुबह सुबह उठ के बाहर निकलते हो तो कितनी फ्रेश लगती है, ताज़ा ताज़ा हवा लगता है, हमें इनहेल करने में अच्छा लगता है। बट वही चीज़ आप देखो कि जब आप बाहर जाते हो तो आप सही तरीके से सांस भी ना ले पाओ, एकदम से अनईजी फील हो तो कैसा लगेगा। तो वही चीज़ है कि हम लोग अपने एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं और ये सर्टेन कुछ जो ऐसे शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स है वो काफ़ी डेंजरस है। उसके अलावा शॉर्ट लिव्ड अगर क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो इसमें क्या आते हैं, ब्लैक कार्बन, कार्बन जिसको जलाया जाता है तो काले कार्बन जो होते हैं। मीथेन है वो भी शॉर्ट लिव्ड है। ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रोपोस्फेरिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ओजोन आपको दो जगह देखने को मिलता है, ठीक है, एक बैड ओजोन होता है, एक गुड ओजोन होता है। अब ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर आपको स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगा। दीज आर द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में जो अपर आपका यहाँ पे लेयर होता है उसको हम लोग यहाँ पे ओजोन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि लोअर यहाँ पे आपका जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, इसको हम लोग यहाँ पे चलिए इस फिगर से आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी। तो ये ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जिसमें कि आपको घर परिवार संसार जिसमें हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इससे ऊपर आपको स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर में आप देख सकते हो कि ये जो जोन होता है अपर स्ट्रेटोस्फेयर में, इसको गुड ओजोन कहते हैं। और ये जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ये जोन होता है इसे हम लोग बैड ओजोन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कहा गया है क्योंकि ये बैड ओजोन है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट हेल्थ, नॉट इवन स्पीसीज हेल्थ, ठीक है। तो ये बैड ओजोन है, ठीक है। गुड ओजोन है, देखिए ओजोन लेयर का काम ही होता है कि जो हमारे सनरेज आते हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, यूवी रेज होते हैं, विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर स्किन, फॉर द प्लांट्स, ओके। तो इसलिए ये क्या करते हैं ना कि ये हमें प्रोटेक्टिव लेयर जैसा काम करते हैं कि इससे जो भी यूवी रेज है वो छन कर, यानी कि ये एक छन्नी जैसा काम करता है ओजोन लेयर, और उससे छन कर हमारे जो अर्थ तक है वो एक अच्छा रेज पहुंचता है, ठीक है, जिससे कि हमारी स्किन वगैरह बेटर रहती है। इट मीन्स कि वो जो है एक स्किन डिजीज़ भी बहुत सारे होते हैं अगर हम लोग अल्ट्रा यूवी रेज के कांटेक्ट में आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, गुड ओजोन, बैड ओजोन। और यहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्यों कहा गया है, बिकॉज दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज दिस गुड।
उसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि मैन मेड है, यानी हमारे द्वारा ऐसा काम किया जाता है जिसके कारण जो है ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है कि 45% जो आज की डेट में हमारी जो पूरी ग्लोबल धरती हमारी गर्म हो रही है वो बस यहाँ पे इन सारे कुछ ऐसे गैसेस हैं जिसकी वजह से हो रही है। ब्लैक कार्बन आप देख सकते हो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जिसमें कि अगर हम लोग देखें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत लंबे अरसे तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है और सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। उसके अलावा नेक्स्ट देखो ब्लैक कार्बन है। तो ब्लैक कार्बन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो कि हमारे प्लानट को, पूरे पृथ्वी को गर्म कर रहा है। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीथेन इमिशन। ओके, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं इंडिया ऑन कोर्स टू एक्सीड पेरिस क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट। इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि जो फर्स्ट लेसन में हम लोग IPCC पढ़े तो उसमें ये इस चीज़ों का आपको जो है अब समझ में आएगा कि वाई IPCC इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखिए इंडिया ISA है, अगेन इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ये ISA एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेडक्वार्टर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। और इंडिया में किस जगह पे है इसकी हेडक्वार्टर वो आपको बतानी है। यूनियन मिनिस्टर जो पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हैं उनके द्वारा कुछ हाईलाइट किया गया मेड बाय इंडिया। अगेन जो भी हम लोग इंडिया में आप देखो कि हमें फ़ायदा हुआ है एनर्जी ट्रांजिशन करके। अब हम लोग इंडिया की जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, देखिए IPCC में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा आप देखो कि पेरिस क्लाइमेट चेंज इसे कहते हैं, जिसमें कि ये आपका फिक्स रखा गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट इंक्रीज अबव 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इनका जो रूल्स रेगुलेशन था कि कैसे हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो हम लोग अपने देश में कानून बनाया है उसे हम लोग नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें रखा गया है कि हम लोग 40% जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो भी नॉन फॉसिल फ्यूल से, इसको हम लोग अचीव कर लेंगे 2030 तक। इट मीन्स कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम लोग जो है यहाँ पे अब पावर जनरेट कर रहे हैं। तो नॉन फॉसिल फ्यूल कहने का इसलिए मतलब है क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो इससे इमिशन बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इससे हमारा जो है यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे शिफ्ट होना है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू नॉन फॉसिल फ्यूल। साथ ही हम लोग यहाँ पे बोले हैं कि हमारी इमिशन इंटेंसिटी जो हमारी GDP का है वो 33 to 35% हमारा यहाँ पे कम होगा 2030 तक। तो 2030 का टारगेट है, अभी हम लोग 2022 में हैं, सो 8 ईयर्स यहाँ पे हैं हमारे हाथ में इसको सही करने के लिए। तो देखते हैं कब तक हम लोग यहाँ पे अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। साथ ही कि एडिशनल कार्बन सिंक भी करना है। तो कार्बन सिंक आप लोग देखो कि 2.5 से 3 बिलियन टन तक याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा एटमॉस्फेयर में है उसको सिंक करना है। सिंक कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करके पेड़ पौधे लगाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इससे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है जो लंबे अरसे तक रहती है, कई डिकेड्स तक ये हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा सिक्वेस्ट्रेट कर सके, यानी कि कार्बन सिंक होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है पौधे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो हरियाली होती है, ग्रीनरीज होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो ये अपना भोजन बनाते हैं तो उनके लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? तो ऑब्वियस है कि एटमॉस्फेयर से लेंगे, तो इसलिए ये कार्बन सिंक भी आपको देखने को मिलेगा। इंडिया की अगर अचीवमेंट आज तक देखें तो क्या क्या यहाँ पे कवर हो चुका है, तो हमारी जो अचीवमेंट है वो ये है कि 100 गीगावाट हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की, जिसमें हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी आता है। साथ ही 38.5% जो इंडिया का इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है ये बेस्ट है क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में आप देखो 4th पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, तो पूरी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जिसमें कि सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी है। एंड अगर हम लोग सिंगल सोलर एनर्जी की बात करें तो इसमें हम लोग 5th पोजीशन में है। तो ये जो पोजीशन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन बन जाता है, साथ ही साथ ये इकोनॉमिक सेक्शन में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंडिया में आप देखो हम लोग क्या किए हैं कि इमिशन रिडक्शन भी हुई है। 2005 लेवल से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2005 में हमारी इमिशन कितनी थी, उसको हम लोग यहाँ पे बेस समझ के हम लोग कंपेयर कर कर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर 2005 के कंपैरिजन में देखें तो 28% तक हमारा यहाँ पे इमिशन कम हो चुका है, और टारगेट कितना है, तो हम लोग को 35% करना है 2030 तक। तो ये भी हम लोग अचीव कर ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ है कि ओनली 110 कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे पेरिस अकॉर्ड का पार्टी है, और ये अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को अपडेट करी है जिससे कि यहाँ पे कार्बन इमिशन लिमिट हो सके।
साथ ही चाइना और इंडिया की बात करें तो ये अपने यूनाइटेड नेशन की जो डेडलाइन है उसको मिस कर चुके हैं। तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पे जो है जो हमारी डेडलाइन थी उसको हम लोग मिस कर चुके हैं, और चाइना के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे फॉसिल फ्यूल का बर्न करते ही है, उससे इमिशन हो रही है। साथ ही हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ आप देख रहे हो, प्राइवेट व्हीकल्स हो गए। आज के भी डेट में लोग जो है प्राइवेट व्हीकल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेरिजन टू पब्लिक व्हीकल्स। तो इसलिए यहाँ पे इमिशन जो है वो हमारा कट डाउन नहीं हो पा रहा है। साथ ही तो इसलिए ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि हम लोग जो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की जो डेडलाइन है उसको मिस कर चुके हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन और इनिशिएटिव। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो ज़रूर फंसेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। COP26 से अभी ये रिसेंटली हुई है, तो ये तो एकदम धमाकेदार है आपका टॉपिक। 26 अभी ये नंबर याद रखना है, 26 यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज FCCC। ठीक है, ये ग्लासगो में हुई है, जो कि UK के द्वारा होस्ट किया गया है। तो एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको सब कुछ याद करना है। इस कॉन्फ्रेंस में आप देखो 16 सेशन भी हुए हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का, जिसमें कि जो पार्टीज़ यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की थी उसकी भी मीटिंग हुई है। 3rd सेशन यहाँ पे हुई है, जो कि पार्टीज़ टू द पेरिस एग्रीमेंट है, उसकी भी मीटिंग हुई है। COP26 में अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका एम ही था कि जो पेरिस की रूल बुक है उसको फाइनलाइज़ करना, यानी कि पेरिस की जो रूल बुक है उसकी जितनी भी गाइडलाइंस है उसको यहाँ पे फाइनलाइज़ करने के लिए यहाँ पे इसको लाया गया है। ठीक है, उसके अलावा आप देखो कि जो कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे 197 पार्टीज़ के साथ एंड हुआ है, वो एग्री किए हैं जो ग्लासगो की क्लाइमेट पैक्ट है। तो ये भी सही है, चलिए ठीक है। और इस पैक्ट का एम यही था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ पे ग्लोबल जो वार्मिंग है उसको लिमिट करना है, कब तक, 2030 तक। तो ये भी मैं अभी आपको बताई। अब यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 2015 की जो पेरिस एग्रीमेंट थी उसके साथ साथ आप देखो कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन को यहाँ पे 45% तक कट करना है 2030 तक, और ज़ीरो कर देना है आगे आने वाली 2050 तक। यानी कि एकदम से इमिशन हमारे देश में पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगी। देश में नहीं, ये ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये जितनी भी टारगेट है उसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि 26 की यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन हुई है, टॉपिक क्या क्या डिस्कशन हुए हैं और क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले अगर एम्बिशन की बात करें तो कहा जा रहा है कि जैसे COP26 एंड हुआ, 153 कंट्रीज़ जो है अपने न्यू क्लाइमेट प्लान को लेकर आ गई, जिसे हर एक कंट्री अपने यहाँ पे जो हिसाब किताब लगा रही है उसको कहा जा रहा है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो अपने इमिशन को कट करने के लिए तो न्यू तरीके से यहाँ पे फिर से आया है। क्योंकि आप देखो 2015 का यहाँ पे रखा गया था रूल्स रेगुलेशन, बट कोविड-19 के बाद आप देखो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो उसको देखते हुए यहाँ पे अब न्यू यहाँ पे आपका क्लाइमेट प्लान लाया गया है, और अपने इमिशन को कट करने के लिए नई तरीके से सारे कंट्रीज़ ने यहाँ पे अपना प्रस्ताव रखा है। कंट्रीज़ यहाँ पे रिक्वेस्ट करे कि फिर से रिविजिट करे और अपने जो क्लाइमेट प्लेस है उसको यहाँ पे फिर से स्ट्रेंथन करे बाय एंड ऑफ 2022। ठीक है, तो एम्बिशन तो यही है। टारगेट एक्शन अगेंस्ट अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल देखें कि फॉसिल फ्यूल को जो है इसको हटाने के लिए, इसको बर्न करने से रोकने के लिए क्या क्या टारगेट है, तो पहली बार यहाँ पे कॉप डिसीजन है, जो कि एक्सप्लिसिटली आप देखो कि टारगेट जो है वो एक्शन अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल है, जिसमें कि फेस डाउन करने की बात की गई है। जो कोयले वगैरह का इस्तेमाल करना है उसको धीरे धीरे कम करना है। साथ ही जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ वगैरह जो दी जा रही है उसको भी यहाँ पे फेज आउट करनी है। एडेप्टेशन क्या क्या यहाँ पे काम किया गया है, तो कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि एटलीस्ट डबल करना है देयर कलेक्टिव प्रोविजन, जो कि क्लाइमेट फाइनेंस का है, फॉर एडेप्टेशन फ्रॉम 2019 लेवल से, यानी कि अपनी जो कलेक्टिव प्रोविज़न है क्लाइमेट फाइनेंस का, क्योंकि देखिए किसी भी पॉलिसीज़ को लाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, फ़ंड की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि एटलीस्ट अपनी जो कलेक्टिव प्रोविजन है उसको डबल करना है, और जो फंड है वो यहाँ पे आपका डबल करना होगा। तो 352 मिलियन तक का यहाँ पे प्लेज लिया गया है यूनाइटेड नेशन एडेप्टेशन फंड का, जो कि हाईएस्ट सिंगल मोबिलाइजेशन है। अब ये यूनाइटेड नेशन की एडेप्टेशन फ़ंड है। ठीक है, इस फंड का यही एडवांटेज है कि एक्सक्लूसिवली यहाँ पे एडेप्टेशन प्रोजेक्ट पे ही ये सारे फंड्स के जितने भी पैसे हैं वो यहाँ पे खर्च होगा, और 100% ये ग्रांट बेस्ड है, ना कि यहाँ पे लोन वगैरह जो है पुअर कंट्री को दिया जा रहा है। ग्रांट और लोन में क्या डिफरेंस है, कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लोन कहने का मतलब होता है कि अगर जैसे हम लोग लोन ले रहे हैं, तो लोन लेते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद हमें विद इंटरेस्ट उसको रीपेमेंट करना होता है। बट अगर हमें कोई कहीं से ग्रांट मिल रहा है तो इट डजेंट मैटर कि हमें उसे रीपेमेंट करना है। ठीक है, तो यानी कि ग्रांट यहाँ पे 100% ग्रांट बेस्ड है। यूनाइटेड नेशन एडेप्टेशन फंड जो है इसमें ग्रांट मिलता है, जितने भी कंट्रीज़ होते हैं वो यहाँ से पैसे लेकर अपने देश में अगर वो क्लाइमेट मिटिगेशन से प्रोजेक्ट का अगर वो काम करना चाहते हैं तो वो पूरी तरीके से यहाँ पे खर्च कर
सकते हैं अगर उनको फ़ंड की कमी है तो। ऐसा नहीं है कि विद टाइम उनको फिर से रिपेमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोन नहीं दिया जाता इस फंड के द्वारा। इस फंड में 100% ये ग्रांट बेस्ड है। फाइन। उसके बाद आप देखो कि शर्म सेक वर्क प्रोग्राम है जो कि ग्लोबल गोल है एडेप्टेशन का, जिसमें ये चीज़ें कही जा रही है कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो यहाँ पे वीकर सेक्शन वल्नरेबल सेक्शन को हो रही है। और बेटर तरीके से आप ये समझ सकते हो कि वल्नरेबिलिटीज़ हमारे देश में बहुत बढ़ते जा रहा है। आज के डेट में आप देखो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी से सबसे ज़्यादा परेशानी तो उन लोगों को है जिनके पास सुविधा नहीं है, जिनके पास AC कूलर फ़ैन नहीं है, तो उन लोगों को परेशानी है ही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वैसे लोगों को परेशानी ही नहीं है जिनके पास ये सारी चीज़ें। आप 1 मिनट के लिए धूप में निकल के देखो, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे रेजिलियंस स्ट्रेंथन करना है, कैपेसिटी जो लोगों की है उसको इंक्रीज़ करना है। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। इंटरनेशनल कार्बन मार्केट अगर देखें अंडर आर्टिकल 6, तो आर्टिकल 6 है जिसमें कि एक मार्केट और नॉन मार्केट जो बेस्ट मैकेनिज्म होती है पेरिस एग्रीमेंट की, उसको फाइनलाइज किया जाता है। अब यहाँ पे डिसीजन क्या है, इसमें डिसीजन है कि कार्बन क्रेडिट जो है वो जनरेट किया जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, जो कि 2013 से चलते आ रहा है। और उसके बाद 5% जो है वो प्रोसीड होगा ट्रेडिशनल मार्केट मैकेनिज्म में, जिसमें कि मैंडेटरी कहा गया है कि अब यहाँ पे एडेप्टेशन से फंडिंग किया जाएगा। फिर यहाँ पे फ़ंड कंट्रीब्यूट किया जाएगा एडेप्टेशन में, वो भी बायलैटरल ट्रेडिंग ऑफ क्रेडिट जो कि कंट्रीज़ के बीच में है। और ये वॉलेंट्री होगा कि कंट्रीज़ को अगर यहाँ पे करना है, इसमें फ़ंड में कंट्रीब्यूट करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। अवॉइड करना है डबल काउंटिंग, जिसमें कि आप देखो कि मोर देन वन कंट्री जो है वो क्लेम करेगी सेम इमिशन रिडक्शन, यानी कि यहाँ पर डबल काउंटिंग को कम किया जा रहा है। तो एक से ज़्यादा कंट्री क्या करती है कि सेम इमिशन रिडक्शन जो है वो यहाँ पे क्लेम करते हैं, और मतलब कि अपना खुद का क्लाइमेट कमिटमेंट जो है वो काउंट करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आप देखो कि अगर दूसरी कंट्री 35% रिडक्शन कर रही है तो उसको देखते हुए कोई और कंट्री भी 35% रिडक्शन बोल देती है। तो इस तरीके का डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। साथ ही जो क्रेडिट वगैरह जिस तरीके से हिस्टोरिकली ये जनरेट हो रहा है उसको बाहर करना है। इट मीन्स कि 2015 से लेकर 2021 के बीच में जिस तरीके से क्रेडिट जनरेट किया गया, अब उसको यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, यानी कि आप देखो कि यहाँ पे जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन कम होते जा रहा है, इस पे ध्यान देना है। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यहाँ पे कम करना है, इस पे ध्यान देना है। यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो स्कीम है REDD+, तो रिडक्शन यहाँ पे करना है डिफॉरेस्टेशन और यहाँ पे आपका डिग्रेडेशन को। तो यानी कि जो फॉरेस्ट है, जैसे पेड़ों की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है, तो इसे हम लोग को कम करने पे ध्यान देना है। फॉरेस्ट जो है आज के डेट में जंगल पूरे एरिया बर्बाद हो रही है। एक तो आप देखो कि इतनी गर्मी है तो स्लैश बर्न किया जाता है, उसके अलावा आपका जो है एक आग भी लग जाती है ऑटोमेटिक, तो फायर भी हो रहे हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट फायर की भी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। तो इस तरीके से पूरे जंगल बर्बाद हो जाते हैं, तो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। फाइन। लॉस और डैमेज भी है। ग्लासगो यहाँ पे डायलॉग जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया गया कि जिस तरीके से लॉस और डैमेज हो रहा है उसके लिए भी फंडिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारे देशों में आप देखो कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो इम्पैक्ट हो रहा है उससे हमारी क्लाइमेट इम्पैक्टेड हो रही है और काफ़ी हद तक जो है लॉस हो रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे फंड दिया जाएगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे कसम खाया गया है कि जो सैंटियागो नेटवर्क है उसको सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि एक वेबसाइट है जो कि यूनाइटेड नेशन एक्ट CCC के द्वारा सेटअप किया गया है। और इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट बैंक है, तो वो यहाँ पे सपोर्ट करेंगे कि किसी देश में अगर लॉस और डैमेज हुआ है तो उनको यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही ट्रांसपेरेंसी और क्लाइमेट एक्शन के लिए ट्रांसपेरेंसी और सपोर्ट की रूल्स लाई गई है कि सारे कंट्रीज़ को यहाँ पे एग्री करना हो गया कि वो अपने इन्फॉर्मेशन को सबमिट करें, यानी कि उनके यहाँ पे इमिशन कितना हो रहा है, फिनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट कितना है, तो इस हिसाब से उनको अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना है। कॉमन टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो कंट्रीज़ को यहाँ पे इंकरेज किया गया है कि वो कॉमन टाइम फ्रेम को यूज़ करें। साथ ही इसका मतलब है कि जो न्यू यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रूल्स लाया गया है, जो कि कंट्री अपने हिसाब से रखी है कि वो 2025 तक इसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे एंड डेट रहना चाहिए। यानी कि आप देखो कि जब ऐसा कहा जाता है कि 5 जून को आपकी यहाँ पे पेपर है, तो आपको यहाँ पे मान के चलना है कि 1 जून को आपकी पेपर है, जिससे क्या होगा ना कि आप यहाँ पे मेंटल प्रेशर होता है कि आपको अपनी सिलेबस कंप्लीट करनी है, रिवीजन कंप्लीट करनी है, तो इसलिए उस डेट को मान के मत चलिए, नहीं तो कुछ चीज़ें रह जाती है, कभी भी कोई चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती है, या तो आपकी टॉपिक यहाँ पे कुछ छूट जाएगी, कुछ रिवीजन में रह जाएगा। तो इसलिए जो भी आपको काम करना है ना, तो अपना टारगेट पहले सेट करना चाहिए, जिससे कि आप लोग जो है बिफोर टारगेट अपना काम कर सके। तो यही बातें कही गई है कि यहाँ पे कॉमन टाइम फ्रेम रखा जाएगा। साथ ही अगर ग्लॉसरी की बात करें कि यहाँ पे मीनिंग समझ लेते हैं वर्ड की, जैसे लॉस एंड डैमेज का क्या मतलब है। लॉस एंड डैमेज का कहने का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, जैसे आप देखो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है,
तो जिस भी जगह पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे आप देखो ह्यूज लॉस है, जो आइस शीट सब मेल्ट हो रहे हैं उससे बहुत सारे स्पीसीज़ की वो हैबिटेशन थी तो रहने का जगह ख़त्म हो जा रहा है, बहुत सारे स्पीसीज़ लॉस हो जा रहे हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जा रहे हैं। साथ ही सी लेवल राइज हो रहा है तो कोस्टल स्टेट्स जो है वो सबमर्ज हो रहे हैं, वहाँ पे पानी आपका इंटर कर रहा है। साथ ही साथ आप देखो कि फ्लड लाइक सिचुएशन है, बहुत सारी आइलैंड जो है वो सबमर्ज हो गई है। तो ये सारे जो इम्पैक्ट है इससे काफ़ी लॉस और डैमेज झेलना पड़ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ भी है, जैसे फ्लड है, हरिकेन्स है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो इन सब के कारण भी आप देखो बहुत सारे देश हैं जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे नुकसान होती है। वहीं अगर मार्केट और नॉन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म में देखें जो कि आर्टिकल 6 के तहत है, तो यहाँ पे 3 सेपरेट मैकेनिज्म रखा गया है। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि क्लाइमेट गोल को अचीव करने के लिए हर एक कंट्री, जितनी भी हमारे देश में कंट्री है, उनको वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के लिए रखा गया है कि जिस देश को लगता है कि आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 6.2 है जिसमें कि बायलैटरल कोऑपरेशन की बात की गई है। इट मीन्स कि इंटरनेशनली ट्रेडेड मिटिगेशन आउटकम्स है, जिसमें कि यहाँ पे इमिशन कट करने की बात की गई है कि कुछ टर्न्स ऑफ कुछ किलोवाट्स ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो रही है उसको कम करना है, ठीक है। 6.4 में क्या है कि इससे आपका न्यू इंटरनेशनल कार्बन मार्केट को क्रिएट करने की बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म में कहने का मतलब है कि आज की डेट में जितनी भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन को भी ये सही तरीके से सारी चीज़ें अवेलेबल हो। फाइन। आर्टिकल 6.8 कहता है कि एक फॉर्मल फ्रेमवर्क होना चाहिए क्लाइमेट कॉपरेशन के बीच में। क्लाइमेट कॉपरेशन के लिए जितनी भी कंट्रीज़ आगे आ रही है तो उनके लिए एक फॉर्मल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि उसी के बेसिस पे वो काम करें। ओके, तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पे हम लोग यूनाइटेड नेशन FCCC जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में भी फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 1994 से ये काम करना स्टार्ट किए हैं। इसको रियो कन्वेंशन भी कहते हैं क्योंकि ये आपका जो है रियो समिट में इसको साइन किया गया था। रियो कन्वेंशन है जिसमें कि डायरेक्टली आप देखो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है। इसको हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। इसके सिस्टर भी आप देखो, रियो कन्वेंशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका यूनाइटेड नेशन जो CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी है, और यहाँ पे कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन भी है। तो ये दोनों साथ ही में है। इट मीन्स कि यूनाइटेड नेशन FCCC इसी के साथ आपका CBD है, और यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन, जिस तरीके से मरुस्थलीकरण हो रहा है, हमारी जो यहाँ पे जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रही है, उसको रोकने के लिए ये कन्वेंशन है। ऑब्जेक्टिव में कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करना होगा हमारे एटमॉस्फेयर में। इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्लाइमेट चेंज जैसी जो प्रभाव आ रही है, उसको हम लोग को कम करना होगा। साथ ही ये इंश्योर करती है कि फूड प्रोडक्शंस जो है उस पर प्रभाव ना हो। क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा नहीं हो कि हमारी फसल बर्बाद हो रही है, जो कि हो रही है। आप देखो इतनी ज़्यादा टेम्परेचर अप हो रहे हैं तो इससे बहुत सारी फसल बर्बाद हो रही है। अभी आप देख रहे हो कि लेमन की प्राइस जो है बहुत हाई हो चुकी है। 10 रुपीज़ में एक लेमन मिल रहा है, 15 रुपीज़ में एक लेमन मिल रहा है। तो नींबू की प्राइस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गई? क्योंकि आप देखो कि जो नींबू को जिस तरीके की क्लाइमेट की ज़रूरत है वो मिल नहीं पाया, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई जिसके कारण जो है यहाँ पे नींबू की फसल बर्बाद हो गई। अभी आप देखो कि बारिश कम हुई है जिससे कि हमारी प्याज जो है उसकी साइज़ छोटी हो गई है। तो इस तरीके से आप देखो फूड प्रोडक्शन पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता ही है, लेकिन ये इंश्योर करना है कि फूड प्रोडक्शन में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नहीं हो, क्योंकि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है तो उसको कैसे फीड किया जाएगा। साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी ये काम करते हैं जिससे कि सस्टेनेबल मैनर में इसको प्रोसीड किया जा सके। इनकी अगर लोकेशन की बात करें तो सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो जर्मनी के बोन में है। तो सेक्रेटेरिएट में आप देखो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होती है, यहाँ पे असिस्ट किया जाता है एनालिसिस और रिव्यू करने के लिए जो क्लाइमेट चेंज इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही साथ इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट भी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन FCCC ये पार्ट है यूनाइटेड नेशन का। साथ ही यहाँ पे जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, उसको भी रजिस्ट्री करती है। मेंबरशिप की बात करें तो क्या हम लोग इसके पार्टी है, तो यस हम लोग इसके पार्टी है। साथ ही साथ 197 कंट्रीज़ है जिन्होंने इनको रेटिफाई किया, ठीक है। रेटिफाई और यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है, दो बातें होती है कि रेटिफाई करने का मतलब क्या होता है। रेटिफाई करने का मतलब होता है कि हाँ, जो भी यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट है उनकी जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको हम लोग फॉलो करने के लिए रेडी है। लेकिन जब हम लोग इसको अपने देश में साइन कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको कहते हैं कि साइन हो गया, ठीक है, सिग्नेचर है हम लोग इस कन्वेंशन के, तो हम लोग यहाँ पे हामी भर दिए। लेकिन जब हम लोग अपने देश में उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तब हम लोग कहते हैं कि इसको रेटिफाई कर लिए। फाइन।
अदर की इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो की एग्रीमेंट अगर हम लोग इस कन्वेंशन के तहत देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल है और पेरिस एग्रीमेंट है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल कहने का मतलब है कि इसके तहत ये कसम खाई गई थी कि हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है उसको कम करना है। तो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड नेशन FCCC के तहत आप देखोगे कि एक साइड कॉप है, दूसरे साइड आपका यहाँ पे CMP है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल है कि जो कहती है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इसके तहत ये कहा गया था कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो कि यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट में जितनी पार्टी सर्व करी है तो उसकी मीटिंग भी यहाँ पे रहती है। तो अगर हम लोग कॉप की बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, हमेशा आप देखते हो COP 26 हुआ है, इस बार अगले नेक्स्ट टाइम यहाँ पे COP 27 होगी। सो व्हाट डज़ दिस मीन? तो ये देखिए कॉप क्या है ना कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जो भी कन्वेंशन होती है उसकी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बॉडी अलग से बनाई जाती है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है जिसमें कि सारे नेशंस आकर यहाँ पे डिबेट डिस्कशन करते हैं एंड फाइनली यहाँ पे कंक्लूड किया जाता है कि क्या क्या डिसीजन यहाँ पे होना है। साथ ही यहाँ पे आप देखो सारे स्टेट्स जो भी पार्टीज़ है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कॉप में, और ये हर साल मीटिंग होती है कॉप की, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग CMP की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो कि यहाँ पे मीटिंग यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक्चुअली ये देखा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है और इसको इफेक्टिव तरीके से कितना यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। इट मीन्स कि ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को कम करने के लिए कंट्रीज़ कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे कितनी तरीके के मेजर्स लेकर आए। सारे स्टेट्स जो कि यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल के पार्टीज़ है वो रिप्रेजेंट करते हैं CMP में। वहीं स्टेट्स जो है अगर पार्टी नहीं है तो उनको हम लोग ऑब्जर्वर कहते हैं। ऑब्जर्वर कहने का मतलब है कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, बट हाँ डिबेट डिस्कशन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, जो कि यहाँ पे मीटिंग ऑफ द पार्टीज़ टू द पेरिस एग्रीमेंट में ये पार्टिसिपेट करते। तो बेसिकली यहाँ पे जो पेरिस एग्रीमेंट है जिसमें ये कहा गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट इंक्रीज अबव 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड इट शुड बी मेंटेन बिटवीन द 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो यहाँ पे टारगेट रखा गया था इसको अचीव करने के लिए हर एक स्टेट किस तरीके से काम कर रहे हैं। फाइन, अब देखिए कुछ प्लेसेस है, कुछ डिक्लेरेशन है, एजेंडाज है जो कि COP 26 से है, तो इसको हम लोग को देख लेना है। और किसमें हम लोग यहाँ पे सिग्नेटरी है इसको भी हम लोग को समझना होगा। ब्रेक थ्रू एजेंडा में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कंट्रीज़ के द्वारा कमिट किया गया है कि वो एक साथ काम करेंगे क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को बनाने में, सस्टेनेबल सोल्यूशन लेकर आएंगे कि सबसे अच्छा जो है यहाँ पे पावर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टील, एग्रीकल्चर के सेक्टर में मोस्ट एफोर्डेबल यानी कि यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए और अट्रैक्टिव ऑप्शंस होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे काम कर सके, ठीक है। तो ये ब्रेक थ्रू एजेंडा है जिसमें हम लोग यहाँ पे साथ दिए हैं कि हाँ हम लोग रोड के मैटर में, पावर के मैटर में, स्टील, एग्रीकल्चर के मैटर में हम लोग यहाँ पे 2030 से पहले जो है एक सस्टेनेबल सोल्यूशन लेकर आएंगे जिसमें कि मोस्ट एफोर्डेबल, एसेसिबल और अट्रैक्टिव ऑप्शन होंगे। ग्लोबल मीथेन के लिए क्या कसम खाई गई है कि ये वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी वॉलंटरी है यानी कि अगर मन मुताबिक अगर काम करना है तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जस्ट बिकॉज आप देखो जो कि वॉलंटरी इन नेचर होती है उसमें किसी भी तरीके का आप देखो ट्रांसपेरेंसी नहीं होता। साथ ही ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, इट मीन्स कि यहाँ पे जिस कंट्री को करना है तो करिए, जो भी यहाँ पे अगर ऑर्डर दिया जा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो वो ऑर्डर बाइंडिंग नहीं होती है पार्टीज़ के ऊपर। तो ऐसी भी हम लोग बातों पे कभी भी विश्वास नहीं करते और इस पर हम लोग साइन नहीं करते। तो ग्लोबल मीथेन जो प्लेस दिया गया है ये वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है मीथेन इमिशन को कट करने के लिए, तो इस पर हम लोग यहाँ पे साथ नहीं दे रहे हैं। ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन है फॉरेस्ट और लैंड यूज़ को लेकर। अगेन ये वॉलंटरी डिक्लेरेशन है यहाँ पे जो कि कंट्रीज़ के द्वारा साइन किया गया है कि वो एक साथ मिलकर काम करेंगे जिससे कि जितनी जंगल लॉस हुई है ना उसको फिर से रिवर्स करना है, यानी कि फिर से यहाँ पे हमारे जो जंगल बर्बाद हुए हैं उसको फिर से हम लोग को एफोरेस्टेशन के थ्रू अपने जंगल को मेंटेन करना है। साथ ही जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, जो भूमि पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है, उसको भी हम लोग 2030 तक फिर से यहाँ पे सही करें। तो इसमें भी हम लोग काम नहीं करें क्योंकि वॉलंटरी डिक्लेरेशन हुई है। साथ ही यहाँ पे फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और कमोडिटी ट्रेड स्टेटमेंट में देखें तो ये लीड किया गया है यूके और इंडोनेशिया में, तो इसमें हम लोग साथ नहीं दे रहे हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एजेंडा है जो कि यहाँ पे हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए कि खेती ऐसा कीजिए कि आज के डेट में जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी बर्बाद ना हो और आगे आने वाले दिनों में भी लोगों को सारी तरीके की सुख सुविधाएं मिल जाए। तो इस पर भी हम लोग यहाँ पे सिग्नेटरी नहीं है। जहाँ हम लोग सिग्नेटरी है वो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर मैं फोकस कर रही हूँ। डिक्लेरेशन है एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टू 100% जीरो इमिशन कार्स एंड वैन। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे
बहुत तरीके की स्कीम्स वगैरह लाई जा रही है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग जो है यहाँ पे CNG को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ज़ीरो इमिशन वैन्स वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के ऊपर, ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, बट स्टिल वी आर सिग्नेटरी टू दिस यहाँ पे डिक्लेरेशन जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सारे जो नई कार्स होंगे, वैन्स होंगे जिसमें कि जीरो इमिशन की बात की गई है 2040 तक, तो इसकी सेल का यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, हमारे यहाँ जो स्कीम है वो है फेम। ठीक है, तो फास्टर एडॉप्शन कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसकी सेकंड फेज़ यहाँ पे आ चुकी है, तो बहुत तरीके से हम लोग भी यहाँ पे प्रमोट करें, सो दैट्स वाई हम लोग इसको साइन किए। इसके अलावा आप देखो बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलाइंसेस जो है, जो कि डेनमार्क और कोस्टा रिका के द्वारा लाया गया, तो इसमें हम लोग यहाँ पे साथ नहीं दिए। फिर क्लाइडबैंक डिक्लेरेशन है, तो क्लाइडबैंक डिक्लेरेशन में आप देखो 22 कंट्री यहाँ पे साथ दिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे साथ नहीं दिए। तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वही होता है जहाँ पे हम लोग ने कुछ काम किया है। हमारा जो पंच मित्र है ये काफ़ी फेमस हुआ था, इसको समझिए, क्योंकि हमारे मोदी जी ने ऐसा बात रखा है यहाँ पे 26 कॉप में, जिसको पंच मित्र कहा जा रहा है कि हाँ हम लोग ये टारगेट अचीव करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, तो इंडिया का जो क्लाइमेट कमिटमेंट है COP 26 में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि नेट ज़ीरो हम लोग टारगेट को अचीव करेंगे 2070 तक। बिल्कुल नेट ज़ीरो इमिशन होगी, कहीं से भी आपको जो है किसी भी तरीके का इमिशन का कंप्लेन नहीं देखने को मिलेगा 2070 तक। ठीक है, हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी है, नॉन फॉसिल जो एनर्जी कैपेसिटी है, उसको भी हम लोग इंक्रीज़ कर दिए है 2030 तक। अब ये कितना होना चाहिए, तो 500 गीगावाट तक होगा, अच्छी बात है। उसके बाद 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक हम लोग इसको पूरा करेंगे। तो आपको पता है कि बहुत तेज़ी से हम लोग फोकस कर रहे हैं, जैसे कि सोलर पैनल वगैरह को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई, इस पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारा अपना खुद का भी टारगेट है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि 2030 तक ऐसा होगा कि 50% जो हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो तो रिन्यूएबल एनर्जी से ही पूरा हो जाएगा। साथ ही जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन है ये 1 बिलियन टन्स तक आपको देखने को मिलेगा अब से टिल 2030 तक, तो इसको भी कम किया जाएगा। साथ ही जो कार्बन इंटेंसिटी है इकॉनमी का बाय लेस देन 45% 2030 तक, ये भी कम किया जाएगा। सो दीज आर द 5 मंत्रास जो कि हमारे PM मोदी जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। ओके, सो गाइज दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ COP 26। इसके अलावा आप देखो बहुत सारी इनिशिएटिव लॉन्च की गई थी COP 26 में, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेसन में यहाँ पे कवर कर लेंगे। कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस में आपको हाफ एन आवर या 40 मिनट्स की भी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि आपका समथिंग इज़ नथिंग इज़, कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो वो वाली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो। ज़्यादा मैं लेसन नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की स्केड्यूल काफ़ी बिजी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग के लिए यहाँ पे लेक्चर लेकर आऊँ। ओके, सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अब लेस देन 50 डेज़ आपके लिए रह गई है। बट फिर भी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए एंड हैव पेशेंस, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। डेली बेसिस पे वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो मिलती हूँ कल मैं इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।